दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। इस कार्यक्रम में हम अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको रूबरू कराते हैं और आसान भाषा में उनका विश्लेषण भी करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में आपकी रुचि और बढ़े। आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। पहले बात बड़ी खबर की। भारत के पूर्वोत्तर से लगा एक पड़ोसी देश है, नाम है म्यांमार। अगर आपको याद हो तो पिछले साल फरवरी माह में वहां सरकार का तख्तापलट हो गया था। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बेदखल कर वहां की सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। चूंकि भारत के लिए म्यांमार अहम पड़ोसी देश है, इसलिए सुरक्षा कारणों और रणनीतिक रूप से म्यांमार भारत के लिए बेहद अहम है। मगर लोकतांत्रिक सरकार के जाने के बाद भारत के लिए चुनौती ये बढ़ गई कि म्यांमार से बातचीत की जाए कि नहीं। इस कश्मकश में भारत हमेशा खामोश ही रहा। ना म्यांमार की सैन्य सरकार का समर्थन किया, ना ही उसके खिलाफ कोई बयान दिया। लेकिन बीते नवंबर माह में भारत के विदेश सचिव विनय कुमार ने म्यांमार के विदेश मंत्री यू वन्ना मोंग लुइन से राजधानी नेपिदो में मुलाकात की, जहां उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत की। लेकिन आप पूछेंगे कि मैं आपको आज ये सब क्यों बता रहा हूं। असल में इंडोनेशिया ने भारत सरकार के इस कदम की बातचीत की आलोचना की है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेत्नो मरसूदी ने कहा है कि भारत समेत दूसरे देशों को म्यांमार पर एक अलग रुख अख्तियार करने की बजाय आसियान गुट की नीतियों का सम्मान करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के विदेश मंत्री का यह बयान भारत के विदेश सचिव के म्यांमार दौरे के जवाब में आया है। अब सवाल है कि इंडोनेशिया को भारत के रुख पर ऐतराज क्यों है? इंडोनेशिया आसियान की किन नीतियों की बात कर रहा है? और तीसरा सवाल कि भारत इस पूरे मामले को किस तरह देखता है? तमाम सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले म्यांमार के तख्तापलट की घटना को संक्षेप में जान लेते हैं। असल में नवंबर 2020 में म्यांमार में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने एक तरफा जीत हासिल की। वहीं सैन्य समर्थित विपक्षी दल यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को हार मिली। जनप्रतिनिधि सभा की कुल 440 सीटों में से नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को 255, जबकि यूएसडीपी को महज 30 सीट ही मिली। सैन्य समर्थित पार्टी की भारी हार के बाद सेना ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार का तख्तापलट कर दिया था। यह घटना फरवरी 2021 की है और वहां अब तक सैन्य शासन जारी है। म्यांमार की इस घटना के बाद भारत सरकार कमोबेश खामोश ही रही। इसकी एक वजह थी कि यह म्यांमार का अंदरूनी मामला था और दूसरी वजह थी कि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है। दोनों देश 1600 किलोमीटर से ज्यादा सीमा रेखा साझा करते हैं। एक जगह ऐसी है जहां भारत, म्यांमार और चीन भौगोलिक स्तर पर एक त्रिकोण बनाते हैं। इस सीमा पर कई ऐसे कबायली समूह हैं जो अलगाववादी हैं और ये म्यांमार और भारत दोनों के खिलाफ काम करते हैं। चिंता की बात है कि इनमें से कुछ गुटों को चीन का समर्थन भी हासिल है। यही वजह है कि भारत हमेशा ही म्यांमार के साथ अपने रिश्तों को बेहतर रखता है, चाहे वहां चुनी हुई सरकार हो या फिर सैनिक सरकार। इसके पीछे कारण है कि भारत म्यांमार सीमा पर अलगाववादियों की मौजूदगी से भारत के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा पैदा होता है। यही वजह है कि म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार के बेदखल होने पर भारत खामोश रहा। लेकिन बीते नवंबर में भारत के विदेश सचिव विनय कुमार ने म्यांमार का दौरा किया। इससे यह मालूम पड़ा कि अब भारत सरकार धीरे धीरे म्यांमार की सैन्य सरकार की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। जहां दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने म्यांमार सरकार से बातचीत बंद कर रखी है, वहीं भारत के नजदीक जाने के प्रयास की इंडोनेशिया सरकार ने आलोचना की है। सवाल है कि इंडोनेशिया की क्या चिंता है? असल में म्यांमार आसियान समूह का देश है, लेकिन जब से वहां तख्तापलट हुआ है तब से आसियान समूह ने म्यांमार का बहिष्कार किया हुआ है। आसियान देशों की बैठक में म्यांमार को नहीं बुलाया जाता है। इसलिए इंडोनेशिया का मानना है कि अगर भारत म्यांमार से बात करता है तो ऐसा करना आसियान देशों द्वारा लोकतंत्र की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को कमतर करना होगा। इंडोनेशिया ने भारत से अपील की है कि भारत आसियान समूह के प्रयासों का समर्थन करे और म्यांमार का बहिष्कार करे,
ताकि म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना की राह आसान हो सके। इंडोनेशिया चाहता है कि भारत भी आसियान की 5 सूत्री सहमति के साथ आगे बढ़े। इसमें म्यांमार में हिंसा का तुरंत खात्मा, विशेष दूत को नियुक्त करना, सभी पक्षों में वार्ता, आसियान की ओर से मानवीय सहायता और आसियान के विशेष दूत को सभी पक्षों से मिलने की इजाजत जैसे 5 बिंदु शामिल हैं। मगर भारत द्वारा बिना किसी शर्त के म्यांमार की सैन्य सरकार से बातचीत करने से इंडोनेशिया चिंतित है। इंडोनेशिया चाहता है कि म्यांमार सरकार का एक तरफा और एकजुटता के साथ विरोध हो ताकि वहां की सरकार लोकतंत्र बहाली पर विचार करे। इंडोनेशिया का मतलब है कि म्यांमार को चीन की सरकार का समर्थन तो पहले से ही हासिल है। एक ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ समेत तमाम वैश्विक बिरादरी म्यांमार सरकार के नेतृत्व के विरोध में खड़ी है, तब चीन का यह समर्थन चीन को बल प्रदान करता है। ऐसे में अगर भारत भी बातचीत करता है तो ये म्यांमार की सरकार को और मजबूत करने जैसा होगा। अब सवाल है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? भारत ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी कई वजहें हैं। भारत म्यांमार सीमा पर चरमपंथियों और अलगाववादियों के चलते भारत को जो खतरा है उसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया। दूसरी ओर चीन कथित तौर पर म्यांमार में विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत रहा है। चीन की कई परियोजनाओं में कई उच्च गति वाली रेलवे लाइनें और बांध शामिल हैं। साथ ही यांगून के पश्चिम में गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र में $2.5 बिलियन का निवेश भी है। अरबों डॉलर वाली चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा भी है, जिसमें तेल और गैस पाइपलाइन और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं शामिल हैं। गहरे समुद्री बंदरगाह में चीन की खासी दिलचस्पी है, जिसे चीन म्यांमार के पश्चिमी तट पर क्यो कफ्यू में विकसित करने की योजना बना रहा है। इसका बजट लगभग $7 बिलियन है। जाहिर है चीन इसके जरिए हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है, जिस पर वो कुछ समय से नजर गड़ाए हुए है। ये कुछ वैसी ही कोशिश है जैसा कि उसने बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में की है। म्यांमार में चीन के बढ़ते दखल के कारण व्यावहारिक तौर पर भारत लोकतंत्र बहाली को दरकिनार कर म्यांमार में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रेरित हुआ। भारत को पता है कि म्यांमार के लोकतंत्र समर्थक समूह के साथ साथ आसियान भारत के इस कदम से खुश नहीं होगा। बिम्स्टेक में भी आसियान के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। जाहिर है भारत के सामने बिम्स्टेक की नाराजगी भी है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के पास इसके सिवा और कोई विकल्प भी नहीं है। भारत लोकतंत्र का हिमायती है, लेकिन भारत ये भी जानता है कि राष्ट्र और लोगों की सुरक्षा कई बार लोकतंत्र की सुरक्षा से कम दीर्घकालिक स्तर में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में श्रीलंका जल्द ही भारत के साथ रुके हुए आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यालय में श्रीलंका के मुख्य वार्ताकार के वीर सिंघे के मुताबिक वो इस महीने के अंत में समझौते पर बातचीत शुरू कर सकते हैं। जानकारों के मुताबिक श्रीलंका ऐसा अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के मकसद से कर रहा है। दरअसल वो अपनी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए व्यापार समझौते और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को एक उम्मीद के तौर पर देख रहा है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर भारत और श्रीलंका 2016 और 2019 के बीच 11 दौर की द्विपक्षीय वार्ता कर चुके थे, लेकिन तत्कालीन मैत्रीपाला सिरिसेना और रानिल विक्रमसिंघे के नेतृत्व वाली सरकार इस बातचीत को पूरा करने में नाकाम रही थी। दूसरी ओर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने ओशिनिया में स्थित द्वीप देश वनुआतू के साथ एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सुरक्षा समझौते में मानवीय सहायता, आपदा राहत, कानून प्रवर्तन, साइबर सुरक्षा, रक्षा, सीमा सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं। इस समझौते को प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकने के तौर पर देखा जा रहा है। इस समझौते के बाद वनुआतू के प्रतिनिधिमंडल ने प्लाऊ और उसके बाद माइक्रोनेशिया की यात्रा की। दिलचस्प बात है कि प्लाऊ उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जो चीन की बजाय ताइवान के साथ राजनयिक संबंध बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि वनुआतू 4 मुख्य द्वीपों और 80 छोटे द्वीपों की
वाई आकार की श्रृंखला वाला देश है। ये करीब 1100 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। वानुआतू मिलेनेशिया का हिस्सा है। उधर यूरोपीय संघ के देशों ने संघ में बोस्निया को शामिल होने के लिए उम्मीदवार का दर्जा देने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी ऐसे समय में दी गई है जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि यूरोपीय संघ ने ये मंजूरी बाल्कन क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए दी है। असल में संघ को इस बात की चिंता है कि कहीं दूसरी बड़ी शक्तियां जैसे रूस, चीन इस बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव न फैला लें। ऐसे में अगर यूरोपीय संघ में शामिल होने की इच्छा रखने वाले बाल्कन क्षेत्र के देशों को शामिल नहीं किया गया तो इसे एक भूल के तौर पर देखा जाएगा। तो दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। नोट कर लीजिए आज का सवाल है, म्यांमार की सैन्य सरकार से भारत की बढ़ती निकटता के क्या कारण हैं? म्यांमार में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के संदर्भ में वर्णन करें। हमारे इस कार्यक्रम को लेकर आपके क्या फीडबैक हैं और क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।